हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 ऑफ आवर क्लास 11 वन शॉट सीरीज फॉर फिजिक्स। इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट चैप्टर में हम ये देख के आए हैं कि हीट या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है। जब हीट फ्लो करता है किसी मैटर से तो वो मैटर किस तरह की डिफरेंट बिहेवियर को शो करता है और कैसे हीट फंडामेंटली हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये फोकस रखेंगे कि किस तरीके से हम हीट का यूज करके वर्क को ले सके। ऐसी कौन सी मशीन इसका यूज करके अगर हम उसमें हीट सप्लाई करें तो उसमें वर्क हमें मिलना स्टार्ट हो। अगर एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा आपके घर में जब भी हम पानी गर्म करते हैं गैस पे और उसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं तो जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो जो लिड है वो अपने आप नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है या एक तरीके से शेक करना स्टार्ट करता है। या फिर आपने प्रेशर कुकर में देखा होगा कि जब एक सर्टेन टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो जो प्रेशर कुकर की सीटी होती है, जो विसल होती है, वो ऊपर आ जाती है। सोचिए अगर वो ऊपर आई है तो डेफिनेटली उसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया है। तो ये फोर्स कैसे जनरेट होता है थ्रू द हीट, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे कॉन्साइज नोट्स हैं, आपको रिवीजन के टाइम काफी हेल्प करने वाले हैं। एंड ऑल्सो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर में प्रैक्टिस करवा रखे हैं सो दैट योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम्स विथ योर न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक्स की बात करते हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स फंडामेंटली क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के एस्पेक्ट किस तरीके से हमें समझने हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर यहाँ पे लॉस स्टार्ट हो जाएंगे जो फंडामेंटली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते टाइम हमें मिलते हैं। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके ओके, अच्छा यहाँ इंटरनल एनर्जी रिपीट हो गया, ठीक है। देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जिसमें हम ये समझेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है ना, और डिफरेंट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती हैं। देन हम साइक्लिक प्रोसेस और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो बड़ा सिंपल है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट एंड हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ यूजफुल वर्क एंड एनर्जी। सिंपल है। थर्मोडायनेमिक्स में हम इंजन्स पे फोकस करते हैं। अगर हम एक शब्द में समझें तो हम ये सीखने वाले हैं कि इंजन कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इंजन्स का मतलब क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी एक मशीन जो आपकी हीट एनर्जी को लेके आपको वर्क देती है। आप देखिए गाड़ी में क्या होता है, आप फ्यूल डालते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है जिससे इंजन क्या करता है, आपकी गाड़ी को चलाता है। तो बस हमें इस बेसिक चीज को ही यहाँ पे समझना है। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर हमने वर्किंग सब्सटेंस भर रखा है। अभी मैं समझाऊंगा वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। मान लीजिए पानी है, अभी हम इसको पानी समझते हैं और यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं। तो हमें पता है जैसे ही हम हीट देते हैं पानी क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। पानी के मॉलिक्यूल तेज वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये तेज वाइब्रेट करते हैं ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए तो इनका मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन स्टार्ट हो गया मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। अच्छा, क्योंकि इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है एटम्स की तो हम ये कह सकते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया। दोनों ही एनर्जी में चेंज आया। एक तीसरी चीज हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम कोई लिड रख दें और कंटिन्यूसली इसको गर्म करते रहें तो हम देखेंगे कि ये लिड थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, देखिए एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि हीट को हम पहले तो किसी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो ही टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती है मोशन के साथ, क्योंकि पार्टिकल का मोशन ही होता है। हीट इज ऑल रिलेटेड टू वाइब्रेशन। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है और थोड़ी देर में वही आपके वर्क में भी कन्वर्ट हो सकता है। देखिए मोशन ऑफ दिस लिड इज व्हाट, इज बेसिकली वर्क डन बाय सम फोर्स, इज ड्यू टू सम फोर्स। तो वो फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो यहां से हीट के कारण जनरेट हो रहा है। अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो पहले हमें सिस्टम और सराउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और हम किस चीज में, जब भी हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम क्या होगा, ये दोनों चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सिस्टम वो पार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, या जहां भी हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, जहां भी हम हीट दे रहे हैं और हम वर्क ले रहे हैं, इसमें सिस्टम वो पार्ट होता है जिसके अंदर आपका
जिसके अंदर आपका क्या आता है, जिसके अंदर आपका वर्किंग सब्सटेंस आता है, पहली चीज, ठीक है, और वेसल आता है। मतलब ये जो पूरी चीज है, एक तरीके से ये जो पूरी चीज है, यही हमारा सिस्टम कहलाता है। क्या क्या आएगा इसमें, वर्किंग सब्सटेंस और वेसल या कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब ये वेसल वर्क तभी कर पाएगा, याद करिएगा, जब यहां पे आप इसको क्लोज करके रखेंगे। जैसे प्रेशर कुकर में मैंने आपको दिया था एग्जांपल, तो सीटी ऊपर जाती है तो फोर्स तो लगता है, मतलब, लेकिन वो उसे क्लोज होना पड़ता है। क्लोज होने से क्या होता है, उस वर्क को, उस एनर्जी को मौका मिलता है फोर्स में कन्वर्ट होने का, एक प्रेशर डेवलप करने का। देखिए प्रेशर से फोर्स जनरेट होता है। तो मान लीजिए यहाँ अगर पानी है, पानी का क्या होगा, पानी का धीरे धीरे यहाँ पे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिस वजह से अब मैंने यहाँ क्या लगाया है। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, मान लीजिए एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इंजन है अगर आप देखेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे प्रेशर बनेगा ये पिस्टन मूव करेगा, ठीक है, ये जो पिस्टन है मूव करेगा, और इसी से आप क्या कर सकते हैं, इसी के मूवमेंट से आप वर्क ले सकते हैं या फोर्स को एक्सटर्नली किसी और बॉडी पे लगवा सकते हैं। तो सिस्टम जब हम बोलते हैं, तो अगर पिस्टन हमें दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में हमें पिस्टन गिवन है हमारे ड्यूरिंग द क्वेश्चन, तो हम पिस्टन को भी क्या करेंगे, पिस्टन को भी हमारा सिस्टम के अंदर ही रखेंगे। तो सिस्टम क्या हो गया, वर्किंग सब्सटेंस प्लस द कंप्लीट वेसल, वेसल में अगर पिस्टन है तो उसे भी हमें इंक्लूड करना है। अब इसके अलावा दुनिया में बाकी जितनी भी चीजें हैं, अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, तो वो एक छोटा सा इंजन हो गया। इसके अलावा जो भी दुनिया में है, पूरी यूनिवर्स में अगर हम देखें, पूरी यूनिवर्स की बात चल रही है, तो सब कुछ इस सिस्टम की सराउंडिंग होगी। तो सराउंडिंग इज बेसिकली व्हाट, सराउंडिंग इज यूनिवर्स माइनस सिस्टम। तो यूनिवर्स में दो चीजें होती हैं, पहला होता है सिस्टम, दूसरी होती है सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अच्छा, सराउंडिंग से ही आपको हीट मिलती है, या तो आप एक सोर्स लगाते हैं हीट का, तो सोर्स ऑफ हीट होना चाहिए, ठीक है। नेचुरली जो हीट अवेलेबल होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती कि आप उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाए या वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो सोर्स ऑफ हीट चाहिए, हमें याद रखना है हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में, या एक इंजन बनाने में, जिससे हम वर्किंग सब्सटेंस का यूज करके इस पिस्टन का मूवमेंट करवा के फोर्स को एक्सपीरियंस करवा लेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल क्या क्या होते हैं, तो देखिए हमें यहीं से समझ आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स में इस सब्सटेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब कुछ वेरिएबल होगा। तो अगर हम अभी फिर से इसको एक पिस्टन से कवर कर लें और फिर इस चीज को देखें, तो बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब all the important physical quantities which are required to define thermodynamical state are called thermodynamical variable। जैसे इस वाले अगर हम मीडियम का सोचें, मान लीजिए ये गैस होती, अब मैं गैस क्यों ले रहा हूं, या नॉर्मली इंजन के अंदर या इस चैप्टर में हम बार बार गैस की क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि गैस के एक्सपेंशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है फ्रॉम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है, तो हम उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड करके प्रेशर पे उसको एक तरीके से प्रेशर में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा वो एक्सपैंड होगी उतना ही पिस्टन बाहर जाएगा, तो उतना ज्यादा हम वर्क ले सकते हैं। तो क्योंकि लिक्विड में आप देखिए उतना एक्सपेंशन होता नहीं है, लिक्विड में तो अगर होगा भी तो वेपर में कन्वर्ट होके फिर आगे प्रेशर लगेगा। तो है सारा इंपॉर्टेंट गैसियस स्टेट का, क्योंकि लिक्विड तो वैसे भी एक्सपैंड नहीं होगा, तो उससे आप डायरेक्टली वर्क वैसे भी नहीं करवा पाओगे। तो जब भी वर्किंग सब्सटेंस की अब आगे देखेंगे आप बात हो रही होगी, तो वहां पे हम गैस को ही एज अ वर्किंग सब्सटेंस ले रहे होंगे। तो अगर हम गैस की बात करें, तो गैस हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से बिहेव करती है। इसके बारे में डिटेल में हम जब बात करेंगे तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, लेकिन हमें पता है कि कहां से आती है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पहले तो ये तीन यहां पे हमें थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल मिल जाते हैं, कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ गैस। पहले तो ये तीन वेरिएबल मिल गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ और भी वेरिएबल हमें मिल रहे हैं जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हीट, जैसे कि एनर्जी। तो हीट एक एक्सटर्नल सिस्टम से आती है, तो उसको हम अपने सिस्टम के अंदर नहीं काउंट करते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी को हम डेफिनेटली काउंट करते हैं। तो अभी इंटरनल एनर्जी में आपको समझाऊंगा। अभी ऐसे समझिए कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा फैक्टर होता है।
तो ये मेजरली 5-6 क्वांटिटीज होती हैं जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के अंदर आती हैं, जो ड्यूरिंग जब हम इंजन पे काम करते हैं या एक छोटे से थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे काम करते हैं, हीट देके वर्क लेते हैं, तो वहां पे इन सारी क्वांटिटीज का ही चेंज हम देखते हैं। अब हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जब भी हो रही है तो हीट का फ्लो हो रहा है, तो हीट का फ्लो फंडामेंटली होता क्यों है, ये समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हीट का फ्लो होता है किस फैक्टर के कारण। तो दो चीजें हैं इसमें, देखो। पहली चीज है थर्मल इक्विलिब्रियम, कि हीट का फ्लो इसलिए होता है क्योंकि दो बॉडीज में जो अलग अलग हीट पे हैं उन पे एक थर्मल इक्विलिब्रियम बन सके। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नेचर का, यूनिवर्स का एक बेसिक सा लॉ है कि वो हमेशा अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है। तो जिस बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहेगी, हमेशा कम करना चाहेगी। तो वो क्या करेगी, वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तरफ फ्लो करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक गैस है जिसके कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होंगे, कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे एक दूसरी गैस है, और यहाँ पे हमारी जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन अगर हम यहां पे गैस को देखें, ठीक है, अगर हम यहां पे गैस को देखें और यहां पे एक और गैस, हम सेम गैस ले रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, उनके हम वेरिएबल भी सेम ले रहे हैं कि इसका सर्टेन प्रेशर है, इनक्लोज्ड है ये, इसका भी सर्टेन प्रेशर है, टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हमने कंडक्टिंग वॉल दे दी, तो हम दोनों में एक डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे नेचुरली। ये जो नॉन कंडक्टिंग वॉल में रखी गैसेस है इनमें कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ वॉल कंडक्टिंग करेंगे तो अपने आप क्या होगा कि अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल है और इसका इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल 2 है, तो आप देखेंगे अगर ये वाला टेम्परेचर इससे ज्यादा है, मतलब टी इनिशियल 2 अगर टी इनिशियल 1 से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो यहां से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका डिफरेंस आपको या जिसका ऑब्जर्वेशन आपको किस टर्म्स में दिखेगा, टेम्परेचर के टर्म्स में दिखेगा। और ये तब तक होते रहेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो टी फाइनल 2 और टी फाइनल 1 दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो हीट फ्लो को हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था कि हीट फ्लो का बेसिक रीजन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जैसे ही दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस 0 होता है या जैसे ही दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। When two bodies are kept in contact with each other and if the heat is allowed to flow, they will have the tendency to attain same temperature and other variables. अब देखिए, पहला तो हो गया सेम टेम्परेचर। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि आप इस रिएक्शन को कैसे होने दे रहे हैं अभी हम देखेंगे, क्योंकि गैस में आप देखिए 3 वेरिएबल है, लिक्विड में तो सिर्फ उसकी वॉल्यूम एक वेरिएबल है एक्सपेंशन को लेके, लेकिन गैस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 3 फैक्टर्स जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं लेकिन प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, तो वॉल्यूम टेम्परेचर वाला पेयर बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे, तो प्रेशर टेम्परेचर वाला एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये जो दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस बनाते हैं। तो ये मैटर करता है कि किस टाइप की प्रोसेस होगी तो कौन से वेरिएबल सेम होंगे। अगर मान लीजिए ऐसी प्रोसेस है जहां आप वॉल्यूम को सेम रखते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में वॉल्यूम को आपने सेम रखा है, अब आप टेम्परेचर को भी इक्वल कर देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रेशर को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्चुअली तीनों फिर इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि आप प्रोसेस कैसी कर रहे हैं, उस हिसाब से अलग अलग वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे जो हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, अब इन्हीं चीजों को हम एक आइडियल गैस के लिए क्यों देखते हैं, डिस्क्रीटली एक आइडियल गैस का डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक वर्किंग सब्सटेंस जो है, सबसे बेस्ट इंजन के लिए जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कोई ना कोई गैस है, वो कोई ना कोई गैस है या उस लिक्विड का भी गैसियस स्टेट है। जैसे कि अगर मैं गाड़ी के इंजन की बात करूं तो उसमें जब हम फ्यूल डालते हैं ना तो वो लिक्विड स्टेट में बर्न नहीं होता, वो उस चेंबर के अंदर, जिनको आप पिस्टन्स और पिस्टन सिलेंडर आपने देखा होगा ऐड में, जब भी आप ऐड देखते होंगे तो उसमें सिलेंडर्स होते हैं, तो सिलेंडर के अंदर पहले क्या होता है, वो फ्यूल जाता है जो कार्बोरेटर इंजेक्ट करता है और वो गैस में कन्वर्ट होता है और गैस में उसकी बर्निंग होती है। तो वो जो हीट आप देखते हैं वो उसे बर्न करके क्या करता है, उसके टेम्परेचर को राइज करता है। अब टेम्परेचर को राइज करता है तो वो क्या करेगा, या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ाएगा
या फिर वो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ाएगा, दोनों ही जब वो करेगा तो दोनों में पिस्टन बाहर की तरफ खुलेगा, और वो आपको पिस्टन बाहर खुल रहा है तो पिस्टन को आप एक्सेल से कनेक्ट कर देते हैं जो व्हील से कनेक्ट होता है, और आपकी बाइक आगे चल जाती है। तो गैस, क्योंकि इनके पास एक्सपेंशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इन्हीं को हम वर्किंग सब्सटेंस की तरह कंसिडर करते हैं। तो अगर हमें गैस की बात करनी है तो गैस के लिए हमें याद रखना है कि हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन यूज होती है, जिसमें प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर ऑफ गैस, तीन फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आगे और भी फैक्टर्स हैं हम देखेंगे जो इनको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक बड़ा फैक्टर है वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। अब इंटरनल एनर्जी की मैंने इसलिए बात की क्योंकि अभी आपको दिखेगा कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टाइप ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। तो क्योंकि ये रिलेटेड गैस से है और टेम्परेचर से भी है, तो ये भी एक वेरिएबल होता है जो आगे प्ले में आता है। अब देखिए, हमें समझ आ गया कि थर्मोडायनेमिक्स सिंपली हीट का कन्वर्जन वर्क में है। तो जब थर्मोडायनेमिक्स धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, साइंटिस्ट पढ़ने लगे, तो कुछ फंडामेंटल बातें वो लोग ऑब्जर्व करने लगे। तो एक बात तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जो है एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक लॉ आप देखिए, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब भी इंसान ने पहला लॉ दिया होगा तो उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहते हैं। ये जीरोथ लॉ क्यों आया? एक्चुअली क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और लोगों ने कभी भी जीरोथ लॉ को एक लॉ की तरह इतना देखा नहीं, क्योंकि वो एक इंट्यूटिव बात है। इंट्यूटिव बात क्या है? जो हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के समझ आएगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, एक मिनट, अच्छा, आई थिंक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे, तो यहीं पे हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है द फ्लो ऑफ हीट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। अब देखिए कितनी इंट्यूटिव बात थी, लेकिन इस बात को किसी ने एज अ लॉ नहीं बनाया, तो बाद में फिर इसको एज अ लॉ कंसिडर किया गया, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो क्योंकि इसे पहले लॉ नहीं बनाया गया, तो बाद में इसको एज अ लॉ कंसिडर किया गया कि इसको एक फंडामेंटल बात माननी पड़ेगी कि भाई जो हीट का फ्लो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होता है। क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि इंजन में बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन करने वाला है ये जीरोथ लॉ। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है जहां पे हमारे पास तीन गैसेस हैं। यहां पे जो आपकी वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है, और ये जो वॉल है वो कंडक्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक गैस 1 है, तो ये हमारी गैस 1 है। यहाँ पे हमारी गैस 2 है, अलग अलग गैसेस हमने ले रखी हैं, और ये हमारी गैस 3 है। ये हमारी गैस 3 है। तो हम क्या देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि अगर हम इनको अलग अलग टेम्परेचर पे छोड़ दें, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, अगर हम इनको छोड़ दें तो हम एक इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करेंगे, वो ये कि अगर हम ये मान के चलें कि जो T है इज ग्रेटर देन T1 एंड T2, इज ग्रेटर देन बोथ T1 एंड T2, तो एक यूनिक चीज हम देखेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में तो हीट का फ्लो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन क्योंकि ये लॉ बोलता है कि हीट का फ्लो हमेशा होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो यहां से यहां और यहां से यहां हीट का फ्लो होने लगेगा। और आप देखेंगे ये तब तक होगा जब तक इन तीनों का टेम्परेचर T डैश सेम ना हो जाए। तो एक्चुअली ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में आया, ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में आया, तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो ये जीरोथ लॉ का एक अलग नजरिया है देखने का कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है बट वो एक कॉमन बॉडी के कांटेक्ट में है और उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में कंसिडर हो सकती हैं।
तो ये टेक्निक बहुत यूज होती है मल्टीपल चेंबर्स को सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जब आपको मल्टीपल चेंबर्स को सेम टेम्परेचर मेंटेन करना है, उनकी वॉल्यूम ऐड नहीं होने देनी है, तो उनको एक कॉमन बॉडी के साथ अटैच करना है जहां से उनका टेम्परेचर सेम होते जाए। तो बहुत ही इंट्यूटिव लॉ था। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स इतनी सिंपल चीज है, अगर आप एक कॉमन से अपने घर के एक्सपेरिमेंट को समझ जाए तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स फिर आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में थर्मोडायनेमिक्स ने ही एक्चुअली देखा जाए तो यूनिवर्स को एक बहुत अच्छे नज़रिए से समझाया है। तो जो भी चीज़ फंडामेंटली जब यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है तो वो इतनी सिंपल होती है, उतनी सिंपल एस्पेक्ट्स पे बिल्ड होती है कि कोई एक्चुअली में 5th क्लास के बच्चे को भी जब ये बात दिखा के इंट्यूटिवली समझाई जाएगी तो वो समझ लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को फिर से समझते हैं जो हम देख रहे थे। हमने क्या देखा था, याद होगा आपको, कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर हम मान लेते हैं पानी है, और हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यहाँ से हीट अंदर जा रही है। अब जैसे ही हीट अंदर गई तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी ये मीडियम है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, है ना। उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हमें पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, एंड इवन इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस भी चेंज होने लगेगी। मतलब पार्टिकल के बीच की जो पोटेंशियल होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या होने लगेगी, बढ़ सकती है, या एक तरीके से चेंज होने लगेगी। क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मीडियम विल आल्सो चेंज एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो चेंज। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो वी आर नॉट बॉदर्ड विद कि इस गैस की या इस फ्लूइड के अंदर क्या चल रहा है। वो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में देख लिया कि अंदर क्या चल रहा है, और वो हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि गैस के अंदर क्या चल रहा है, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। अभी हम गैस पे फोकस नहीं है, अभी हमारा फोकस ये है सिर्फ कि हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है, बस हमारा फोकस इतना है। तो हम इस चैप्टर में क्या करना चाहते हैं, हम इस चैप्टर में गैसेस का मैक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों एनर्जी को एक कॉमन एनर्जी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों एनर्जी देखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम इन दोनों एनर्जी के सम को, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के किसी भी इंस्टेंट पे सम को, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्या कह देते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक बॉडी की तरह देखा, उसको उसके अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस नहीं किया, उस पूरे को एक बॉडी की तरह देखा, और उसके अंदर जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, इंटरनल एनर्जी से हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है एक्चुअली दैट इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे वैल्यूज को नहीं पढ़ना है, हमें अब सिर्फ एक एनर्जी पे ध्यान देना है, वो है इंटरनल एनर्जी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो हम गैस इस चैप्टर में कंसिडर कर रहे हैं वो एक आइडियल गैस है, और आइडियल गैस को अज्यूम करने के कुछ सर्टेन अजम्पशंस हैं जो हमें अगले चैप्टर में पढ़े, जिन्हें हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस। उसमें से एक अजम्पशन ये कहता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन लगभग हम जीरो मानते हैं। नहीं तो अगर हम उनके बीच की इंटरेक्शन को अगर मानने लगेंगे तो गैस ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक पार्ट पे इकट्ठी हो जाए, कहीं पे एक ज़्यादा हो, जहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाए, कहीं एक कम हो। तो हम ये मानते हैं गैस जब भी कंटेनर में भरी होगी, गैस की एक खास बात है जो मैंने आपको बताई थी कि गैस इज द ओनली मैटर जो पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्युपाई कर लेती है। मतलब सिर्फ गैस के लिए द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम होता है। तो वहां पे ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस के बीच का इंटरेक्शन जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इस चैप्टर में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी का जो एक तरीके से चेंज है उसको नियरली जीरो ही मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी उसमें सारा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हम अगले चैप्टर में ड्राइव करेंगे, जो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेटर, तो आप इस तरीके से देखें कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं अब बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले के पता होने से आप देखेंगे पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको अगले चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो एक्चुअली फंडामेंटली हमें प्रूव करेगा कि हाउ काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर।
So this is the formula of kinetic energy of temperature. Sorry, kinetic energy of any gas. Kinetic energy of any gas. So अगर हम यहीं से देखें तो नाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का हमारा सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला जो आता है, जो पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, वो है F/2 nRT। यहाँ पे देखो क्लियरली समझ आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे F जो है वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी डिटेल में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है, वैसे देखा जाए तो क्योंकि एनसीईआरटी में वो चैप्टर अगला आता है इसलिए हम उसको बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन एल्स उस चैप्टर को हमें पहले पढ़ लेना चाहिए। बट कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी जो आपको मिसिंग लगेगी, बस आपको चीज़ें याद रखनी होगी यहाँ पे कुछ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं बेसिक लेवल पे समझाऊं तो किसी भी गैस की कितनी डिफरेंट टाइप के मोशन हो सकते हैं उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे एक डायटोमिक गैस ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस क्या कर सकते हैं, पूरा मॉलिक्यूल उसका लीनियर मोशन कर सकता है एक्स वाई और जेड में, है ना, लेकिन वो रोटेट भी कर सकता है अबाउट इट्स एक्सिस। तो उसके पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल फ्रीडम है मूव करने की। तो फ्रीडम को ही, जितने टाइप की फ्रीडम है उतने टाइप से हम उसकी डिग्री को मेजर कर लेते हैं। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि अगर बात करें हम मोनो एटॉमिक गैसेस की तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अगर हम बात करें डायटोमिक गैसेस की तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। और अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक गैसेस की तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। बस तो ये वैल्यू याद करनी है और जब उस जैसी गैस आएगी वैसे पुट कर देना है। एन यहाँ पे आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है जो आपको केल्विन में रखना है। तो यहाँ से आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब इंटरनल एनर्जी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने बार बार ये चीज बात आपको समझाई कि हीट जैसे ही हम देंगे तो वो सबसे पहले तो किस में जाएगा, इंटरनल एनर्जी में जाएगा, इंटरनल एनर्जी को बदलेगा, इसको चेंज करेगा, और क्या करेगा वो, और यहाँ पे प्रेशर डेवलप करके वो एक फोर्स डेवलप करेगा, और उस फोर्स से इस पिस्टन को मूव करेगा तो आपको वर्क देगा, है ना। तो यही हीट एनर्जी प्रेशर और वर्क में कन्वर्ट होती है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अच्छा, क्या कंप्लीटली ऐसा होगा? देखो रियल केस में तो ऐसा कंप्लीटली नहीं होगा, लेकिन आइडियल केस में हम ये मानते हैं कि ऐसा होगा। आइडियल केस में हम ये मान के चलते हैं कि हाँ पूरी हीट इन दोनों चीजों में ही जाएगी, जबकि एक्चुअली में हीट लॉस भी डेफिनेटली होती है, जिसका 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 आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपके इंजन होते हैं उनका जब आप माइलेज देखते हैं तो वो जो भी माइलेज होता है उससे कभी भी हमें उतना माइलेज नहीं मिलता, कम मिलता है, क्योंकि वो आइडियल केस के हिसाब से माइलेज दिए जाते हैं। जबकि रियल सिनेरियो में वो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते, जैसे फ्रिक्शन लॉस हो गया, विस्कोसिटी लॉसेस हो गए, रेजिस्टेंस के बहुत डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस होते हैं जो वहां पे कंसिडरेशन में नहीं लिए जाते हैं। तो अब क्योंकि दो यहाँ फैक्टर थे तो पहले हमने समझ लिया इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अब हम समझेंगे वर्क कैसे निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जब हम ये दोनों समझ जाएंगे तो सीधे हम पढ़ सकते हैं फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे एक चीज मैं पहले देख लूं ध्यान से, हाँ ठीक है, चलिए। तो अब हम समझते हैं कि अगर थर्मोडायनेमिक्स में हमें वर्क के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे हीट का एक सोर्स है जिससे हम सिस्टम के अंदर हीट दे रहे हैं। हीट को हम याद रखिएगा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। अच्छा, वो हीट क्या करेगी हमें समझ आ गया, इंटरनल एनर्जी बदलेगी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी बदलते बदलते हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमने अभी पीवी इक्वल टू एनआरटी समझा कि भाई अगर टेम्परेचर बदलेगा तो भाई हाई हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रेशर भी बदलेगा, बढ़ेगा। और वही प्रेशर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें फोर्स के टर्म्स में दिखेगा, और वही फोर्स फाइनली इस पिस्टन को मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है इसी फोर्स, इसी प्रेशर ऑफ गैस या फोर्स के कारण यहां तक आ गया है मूव करके, ठीक है, यहां तक मूव करके आ गया है। ये कलर चेंज हो गया, एक मिनट, कलर हमारे पास ये है नहीं है। अच्छा, ये सेम कलर यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो पीपीटी में अलग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां से मूव करके यहाँ आ गया, मतलब कि ये मूवमेंट हो गई हमारी किसकी, ये डेल्टा एक्स मूवमेंट हो गई हमारी पिस्टन की ड्यू टू दिस फोर्स। तो हमें पता है कि ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस
piston will move and will do work and will do work. अच्छा, उल्टा भी पॉसिबल है कि हम यहां से पिस्टन को प्रेस करें, है ना, यहां से पिस्टन को प्रेस करें, बाहर से पिस्टन को प्रेस करें और गैस के ऊपर वर्क करें। लेकिन आप सोचिए कितना इलॉजिकल सा हुआ कि हमने जिस चीज के लिए इसको बनाया उसका उल्टा हमें करना पड़ रहा है। एंड इसलिए उसको हम एक आइडल केस नहीं मानते हैं, वो एक तरीके से हमारा एक लॉस वाला केस है जहां हम वर्क करना पड़ रहा होगा खुद। अगर वर्क करना पड़ रहा है, सोचो हीट भी दे रहे हैं, वर्क भी करना पड़ रहा है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन क्या ऐसा करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए एक बार पिस्टन बाहर चला गया और उसको वापस लाना है तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स बाहर से भी लगाना पड़ेगा, तो वो वाला पार्ट भी अभी हम कंसिडर करेंगे। तो हमें पता है कि लेट हम बोलते हैं भाई डी डब्ल्यू एक स्मॉल वर्क है, स्मॉल वर्क डन बाय pressure in moving the piston by dx। ठीक है, तो हम उस dw की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऊपर लग रहा है गैस की वजह से, भाई वो प्रेशर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो प्रेशर जो है आपका, जो प्रेशर है वो फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अभी इसको फोर्स ऑफ गैस की तरह लिख देते हैं, तो फोर्स ऑफ गैस या फोर्स डॉट dx, भाई फोर्स भी ऊपर है dx भी ऊपर है, तो एफ dx आ जाएगा ये। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ dx, है ना। सारे छोटे छोटे वर्क को ऐड कर देंगे अपन, कहां से कहां तक? जीरो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स तक। ठीक है, अच्छा लेकिन सर फोर्स की बात तो कभी गैस के लिए की नहीं जाती, तो मैं कहता हूँ देखो फोर्स को हम वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है भाई जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे जो एरिया है वो किसका एरिया हो गया? एरिया ऑफ पिस्टन हो गया, वो एरिया ऑफ पिस्टन हो गया ना, क्योंकि पिस्टन के ऊपर ही तो लग रही है ये इवेंचुअली, ये प्रेशर जो है वो पिस्टन के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है। मान लो ये सिलेंडर होगा तो ये सर्कुलर फॉर्म का एरिया दिख रहा होगा इसका हमें, है ना। तो इसी एरिया की अगर हम बात करें तो इसी फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। देखो आप यहां से प्रेशर इंटू एरिया, और ये आ गया dx, जीरो से डेल्टा एक्स। अब देखो आप इस एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, अगर मैं इसी एरिया को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ रहा है? सोचो, इसी एरिया को अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक वॉल्यूम मिल रही है, छोटी सी वॉल्यूम। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? इसी फॉर्मूले को फाइनली अपने मेन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसी एरिया इंटू dx को क्या लिख दूंगा? स्मॉल वॉल्यूम। तो जाएगा प्रेशर इंटू स्मॉल वॉल्यूम, और अब इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी जीरो से, या तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। मान लेते हैं इनिशियल कुछ वॉल्यूम थी, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, लेकिन जीरो डिस्प्लेसमेंट पे जो वॉल्यूम थी वो तो कुछ ना कुछ थी ना, तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक जाना पड़ेगा। इनकी हम रीडिंग भी लिख देते, तो ये हमारी फाइनल वॉल्यूम है ऑफ द गैस, ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम है ऑफ द गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस है। अच्छा, ये प्रेशर ऑफ गैस है, अगर ये बाहर से लगता तो प्रेशर ऑन दी गैस होता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय द गैस। अगर आप ध्यान से देखें तो किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला क्या है? तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, तो वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला आ जाता है प्रेशर ऑफ गैस dV इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा इस पूरे चैप्टर में। हम इसी को बार बार यूज करेंगे टू कैलकुलेट अदर थिंग्स। ठीक, चलिए अब इसी प्रेशर को हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इन ग्राफ्स को हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो जब भी हम गैस की स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां पे मल्टीपल पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही चेंज हो सकते हैं अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन कैसी प्रोसेसेस आप कर रहे हैं,
तो इन तीनों के एक दूसरे के रिलेशन को हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। जैसे ये मैंने एक डायग्राम अगर कभी बनाया, इस तरह का आपको ग्राफ दिया, तो इसे हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व और ये हो गया प्रेशर टेम्परेचर कर्व। डिपेंडिंग ऑन दी प्रोसेस ये अलग अलग कर्व हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कोई भी किसी के प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर मैं इसी कर्व को ऐसे बना देता, प्रेशर वॉल्यूम कर्व को मैं ऐसे बना देता, तो मैं यहाँ से एक रिलेशन लिख सकता था कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। या फिर मैं इस रिलेशन को अगर ऐसे बना देता तो मैं लिख सकता था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हो सकता है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस में आता हो सकता है ना आता हो, डिपेंडिंग ऑन कैसी प्रोसेस में आता है उसका नाम भी हम दे सकते हैं। लेकिन ये अभी बेसिक चीज हमने समझी कि जब भी हम प्रेशर वॉल्यूम को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो इस इंडिकेटर डायग्राम से हम किस तरीके से वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हम सीखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई जो टोटल वर्क होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क होता है, और स्मॉल वर्क क्या होता है, P इंटू डी होता है, V इनिशियल से V फाइनल। तो ये PdV जो है ये ग्राफ में क्या है ये देखते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिया, क्योंकि वहां प्रेशर और वॉल्यूम था तो यहां भी हमने प्रेशर और वॉल्यूम को कंसिडर किया। ठीक है, और हम अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम में ये PdV कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट की है। ठीक है, ये एक स्ट्रिप मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ क्या है, तो मैंने वॉल्यूम को ब्रेक कर करके इतनी इसकी विड्थ ले ली है कि इसकी विड्थ जो है वो dV है, बहुत छोटी वॉल्यूम dV है ये। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी dV के इक्वल है, और इसकी जो हाइट है वो एक सर्टेन प्रेशर के इक्वल है। क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इवेंचुअली ये प्रेशर वॉल्यूम ये बता रहा है कि भाई इस पॉइंट पे प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतनी है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतनी है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतनी है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतनी, यही तो वो बता रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो एरिया स्ट्रिप है, ये जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है ये क्या है, ये PdV, यही तो है। देखो लेंथ इनटू विड्थ, तो अगर मैं चाहूं तो इस छोटे से पार्ट को एरिया ऑफ क्या मान सकता हूं, स्ट्रिप। मतलब कि इस एरिया ऑफ स्ट्रिप का इंटीग्रेशन हो गया ये। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रिप। और सोचो ऐसी सारी स्ट्रिप्स का अगर हम एरिया ले लें कहां से कहां तक, V इनिशियल से V फाइनल तक, तो मान लो मेरे पास ये V इनिशियल है और ये V फाइनल है। अगर मैं इन सबका एरिया ले लूं तो क्या ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, सोचो, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक्चुअली में वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, अगर आपको PV डायग्राम दिया हुआ है तो वो टोटल एरिया अंडर PV कर्व ही होता है। वो टोटल एरिया अंडर PV कर्व ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया अंडर PV कर्व ही होता है। अच्छा, अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है, वो मैं पहले ही आपको बता देता हूं क्योंकि आई थिंक अच्छा वो डिस्कस ही हो जाएगा हमारा नेक्स्ट में। तो अगर आपको PV कर्व दिया है तो वहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं बाय द एरिया अंडर द कर्व। जो भी एरिया उस कर्व के अंदर है उसको आप उसको आप वर्क को वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इक्विप्ड हैं ये समझने के लिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सी बात कहता है कि जो भी हीट सप्लाइड है सिस्टम को वो दो चीजों में कन्वर्ट होगी। पहले तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी ऑफ द सिस्टम, और कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस करेगी, कुछ ना कुछ सिस्टम से वर्क करवाएगी। हमारा फोकस तो वर्क पे है मेनली, ठीक है ना, हमारा फोकस तो वर्क पे है, लेकिन साथ में इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो इसी का मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि जो भी हीट गिवन टू सिस्टम है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बदलती है और कुछ वर्क करती है बाय गैस। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब भी आप हीट देंगे तो गैस ही वर्क करेगी। हाँ, उल्टा क्या पॉसिबल है कि हम गैस पे वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी इच्छा है भाई हम ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस कर दे तो वर्क डन ऑन दी गैस हो जाएगा, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। हमेशा हमारे काम का वर्क वही होगा थर्मोडायनेमिक्स से जो हमें मिल रहा होगा सिस्टम से बाहर की तरफ। ठीक है, इसी बेसिस पे एक्चुअली हमने साइन कन्वेंशन बना रखे हैं। देखो बड़ा सिंपल है, अगर हम वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करें, अगर सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो क्या वो हमारे लिए अच्छी मशीन होगी, बिल्कुल अच्छी मशीन होगी। इसलिए हम वर्क डन बाय द सिस्टम को फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में सारा का सारा फोकस किस पे है, वर्क पे,
तो वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। लेकिन सोचिए हमें अगर उसी इंजन पे वर्क करना पड़े, मतलब जैसे बाइक है, अब बाइक को हमें वर्क करके धक्का लगा के आगे ले जाना पड़े, तो क्या वो इफेक्टिव मशीन हुई? नहीं हुई। तो जब भी हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा तो हम उसको नेगेटिव वर्क कहेंगे। वो एक तरीके से हमारा लॉस है जो हम कर रहे हैं सिस्टम पे। अच्छा सोचिए, वर्क अगर सिस्टम को वर्क करना है तो उसे हीट चाहिए, तो मतलब हीट अगर सिस्टम को दे रहे हैं तो पॉजिटिव हीट हो गई, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क हो गया। अगर सिस्टम से हीट निकल रही है ना, लूज हो रही है, तो वो तो भाई वेस्ट हो रही है। भाई सिस्टम से हीट अगर निकल रही है और वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, अगर गिवन आउट बाय द सिस्टम है, भाई अंदर दे रहे हो एक अलग बात है, लेकिन जो बाहर निकल रही है उसका तो कोई उपयोग तुम कर नहीं पा रहे हो, वर्क में जा नहीं पा रहा, इसलिए वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, सोचो, क्या हम ये लिख सकते हैं कि जब भी सिस्टम वर्क करेगा, आप सोचिए जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ खुलेगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि यही वर्क डन इन एक्सपेंशन होगा, यही वर्क डन इन एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन का जब भी वर्क होगा तो याद रखिएगा वो पॉजिटिव वर्क आना चाहिए, और जब भी वर्क सिस्टम पे कर रहे होंगे तो पिस्टन अंदर जा रहा होगा तो कंप्रेस हो रही होगी गैस, तो वर्क डन इन कंप्रेशन जब भी होगा तो उसे हम नेगेटिव वर्क की तरह लेंगे। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम ग्राफ की स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक छोटा सा एरो सब कुछ बदल देता है। देखिए मान लीजिए मेरे सेम ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम ग्राफ है, लेकिन सिर्फ मैंने एरो चेंज कर दिया पीवी का, तो देखो दोनों चीज क्या बताती है, ये बता रहा है कि मेरा सिस्टम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, जबकि ये वाला सिनेरियो ये बता रहा है कि मेरा जो सिस्टम है वो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। अब देखो यहां पे क्लियरली समझ आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, याद रखना, पी वी ये सब क्या है, गैस की बात चली, गैस के थ्रू ये सब हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ रही है। तो क्या हम कहेंगे कि ये वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है या कंटेनर में एक्सपेंशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये इसलिए बताया गया कि जब आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें तो यहाँ का देखो एरिया तो दोनों का सेम आएगा, है ना। अगर ये वॉल्यूम सेम है इनिशियल और फाइनल, मतलब वैल्यू सेम है मान लो ये दोनों, तो एरिया सेम आएगा, लेकिन यहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा लेना है आपको, वो आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये कन्वेंशन आपने पढ़ रखा है, वो कन्वेंशन के हिसाब से लेना है, और यहाँ का एरिया आपको नेगेटिव लेना है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि क्योंकि वर्क की वैल्यू एक अलग चीज है और उसका पॉजिटिव नेगेटिव होना एक अलग एस्पेक्ट को शो करता है। जैसे इस वाले में कोई आपसे पूछ ले कि बताइए किसमें वर्क पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव, तो ये तभी बता पाएंगे जब आपको एरिया कॉन्सेप्ट पता होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये हमारा फाइनल स्टेट है, ऐसे मान लेते हैं। ऑल्दो ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो हम अगर नॉर्मली सोचें तो इसका एरिया देखो ये आएगा, है ना, ऊपर वाले का एरिया ये आएगा, सही है। तो वो जो भी येलो का एरिया है देखो वो कंप्रेशन का एरिया है, देखो उसमें वॉल्यूम कम हो रही है, तो जो A1 है वो क्या है, नेगेटिव है ना। और जो एक्सपेंशन है देखो आप, जो A2 है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि A1 A2 से बड़ा है, तो टोटल जो एरिया आएगा या टोटल वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा नेगेटिव। इसी तरीके से देखो आप यहाँ पे ये एक्सपेंशन वाला है ऊपर वाला, अब ये दिख रहा है बढ़ती वॉल्यूम वाला वर्क ऊपर वाला है, भाई एक्सपेंशन ऊपर में हो रहा है, तो ये रहा आपका एक्सपेंशन का वर्क जो कि ज़्यादा है, ये रहा आपका कंप्रेशन का वर्क जो कि कम है। तो एक्सपेंशन का जो एरिया है वो कंप्रेशन से क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि जो टोटल वर्क है, नेट वर्क है, वो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पॉजिटिव आएगा। तो ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द पीवी डायग्राम फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज दिस मच, एक साइक्लिक प्रोसेस का प्रेशर वॉल्यूम कर्व दे दिया है और सारे पॉइंट आपको दे दिए, द कोऑर्डिनेट दे दिए। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B, B to C, C to है, ठीक है। तो A to B पे निकालते हैं पहले, ठीक है ना, A to B, तो A to B ये है, तो A to B के नीचे का बस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो वर्क आ जाएगा। देखो हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला जो केस है उसमें कितना आ जाएगा, देखो तो ये क्या बना रहा है, एक ट्रेपेजियम बना रहा है,
तो जाएगा हाफ, तो एरिया क्या आ जाएगा देखो, है ना। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ए बी डी ई ए, जो कि जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये कितना है 4, सॉरी ये है 4 और ये है 2, सॉरी 4 और 2, हाँ अच्छा कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं, देखो कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं, इसे 1,4 लिखना चाहिए था, इसे 4,2 लिखना चाहिए था, 1,2, ठीक है कोई नहीं। तो 4 + 2 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3, तो ये आ गया आपका 9 यूनिट्स, है ना। क्योंकि वर्क है तो आपको पता है उसको आप सीधे सीधे एसआई यूनिट में, अगर देखो ये सब एसआई में है तो वो सीधे 9 जूल्स आ जाएगा अगर एसआई में है तो। देखो ये भी न्यूटन मीटर में और वो भी लीटर में है, तो ये सब कुछ एसआई में है, लेकिन आप इसको 9 यूनिट से लिखें तो भी काम चल जाएगा। लीटर एक्चुअली एसआई यूनिट नहीं है वॉल्यूम की, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये कन्वर्जन होता है। लेकिन ये हर लिक्विड के लिए या गैस के, ये अच्छा ये जनरल कन्वर्जन नहीं है, ये सिर्फ पानी के लिए होता है, तो ये आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी बेसिस पे आप इसकी यूनिट के हिसाब से आप इसको लिख दें, अभी कन्वर्ट ना करें। सेकंड क्या बोला गया, B2C, देखिए B2C पे जाते हैं। B2C ये है, ये रहा B2C, ठीक है। B2C इज अ रेक्टेंगल, देखो है ना। तो वर्क डन B2C इज बेसिकली रेक्टेंगल, एरिया BCDE विच इज, ये कितना है देखो, ये है 2, ये है 3, 6 यूनिट्स, सही है। लास्ट वाला देखो वर्क डन C2D, C2A। अब देखो C2A एक स्ट्रेट लाइन है, आप ध्यान से देखो स्ट्रेट लाइन है और उसके नीचे का एरिया कितना होगा, तो एक किसी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर एक्स के नीचे का एरिया तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक्चुअली में इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 0। और ये अभी हम देखेंगे भी प्रैक्टिकली कैसा क्यों हुआ, लेकिन ये हो जाएगा 0। और अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे एक देखिए चीज ध्यान देनी थी, यहाँ से यहाँ जब हम गए तो एक्सपेंशन हुआ, यहाँ से यहाँ जाए तो कंप्रेशन हुआ, तो ये -6 आएगा। तो जो आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3 यूनिट्स आ जाएगा, और यही 3 यूनिट्स अगर आप ध्यान से देखें तो इसके इक्वल भी होगा, इसके इक्वल। देखो जरा देखते हैं, तो इसका एरिया निकालो जरा, इस ट्राइंगल का कितना आ रहा है देखो, यार है हाफ बेस 3 × 2, तो कितना आएगा सिर्फ 3 यूनिट्स। तो देखो सिर्फ इसका आंसर भी 3 यूनिट आ रहा है। तो लॉजिकल सी बात है, अगर आप टोटल साइकिल का देखोगे तो फिर आप इस एरिया में से ये एरिया माइनस ही करोगे, क्योंकि ये एक्सपेंशन ये कंप्रेशन, तो बचता तो यही वाला एरिया। तो आप अगर टोटल साइकिल का निकालना चाहते हो तो सिर्फ इनक्लोज्ड एरिया निकाल लो, काम हो जाएगा, अगर टोटल साइकिल का निकालना है, ठीक है। इस बात को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम अलग अलग प्रोसेसेस में लेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसेस को पढ़ेंगे और उनमें धीरे धीरे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे कि उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या आते हैं। जैसे कितनी प्रोसेस होती हैं देखो, तो अभी मैंने आपको बताया गैस, अगर हम गैस की बात करें सिस्टम, तो गैस में 3 चीजें हैं, है ना। गैस में 3 चीजें हैं मेनली, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक चीज और है जो हमने देखी, वो है हीट, है ना। क्योंकि हीट तो सीधे इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है ही ना, तो हीट भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इन 4 क्वांटिटीज के बेसिस पे हम 4 डिफरेंट प्रोसेस बना सकते हैं। एक बार हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख लें, एक बार हीट को कांस्टेंट रख सकते हैं। इन चारों को कांस्टेंट रख के अलग अलग प्रोसेसेस के नाम आए हैं। जैसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। This process is said to be isothermal when the process is said to be isothermal when temperature of working substance remains constant। तो हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला निकालने को आ सकता है स्कूल एग्जाम्स में, या फिर हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली, नहीं तो हम हर बार थोड़ी ये वाला फॉर्मूला लगाते रहेंगे। अगर हमें कोई प्रोसेस पता चल रही है तो हमें डायरेक्ट उसका वो याद होना चाहिए, है ना। तो जैसे हमने देखा वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV, ठीक है। अब हमें पता है जब भी हमें इसे आइसोथर्मल में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है भाई आइसोथर्मल अगर है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। भाई 3 में से कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है, तो बाकी दोनों चेंज हो रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये जो चेंजिंग वेरिएबल है इसको रिप्लेस कर लिया। कैसे,
आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, पी वी इक्वल टू एनआरटी, और पी की वैल्यू लिख ली एनआरटी अपॉन बी। इससे क्या हुआ कि ये पूरा पार्ट देखो कांस्टेंट हो गया। देखो नंबर ऑफ मोल तो वैसे ही चेंज नहीं होते, गैस तो एक कांस्टेंट है ही, गैस कांस्टेंट। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो ये पूरा बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, देखो सिर्फ वॉल्यूम बच गया, और यहाँ पे भी देखो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ही है, तो बस उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, ln क्या होता है, लॉग। तो इस चैप्टर में जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस आती है तो लॉग की थोड़ी यूज होती है, लेकिन वो आपको वैल्यू गिवन होगी, याद रखिएगा पेपर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन होगी जो भी लॉग की वैल्यू यूज हो रही होगी, क्योंकि लॉग टेबल अलाउड है नहीं और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो ये गिवन होगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, ln x, ठीक है। यहाँ पे बेस e होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। हमने क्या करा, इनिशियल से फाइनल लिमिट, आपको पता है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ln a माइनस ln b है तो उसको हम ln a अपॉन b भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, कुछ और बातें हम लिख सकते हैं क्या, कि भाई अगर मैं इंटरनल एनर्जी का चेंज सोचूं, सोचो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था NFR/T/2, यही तो था। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो वो यही तो आएगा, NFR। चेंज किस में होता है, इंटरनल एनर्जी किससे बदल सकती है, सिर्फ टेम्परेचर के चेंज से। और आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, तो आइसोथर्मल याद रखना, आइसोथर्मल में कभी भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें तो आप देखिए जो हीट का फॉर्मूला है वो भी आपके वर्क के इक्वल ही आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट और वर्क सेम होते हैं क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। अब देखिए, नाउ वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, द प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोकोरिक व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट चेंज, वॉल्यूम ही ना बदले। अब सोचो अगर वॉल्यूम ना बदले इसका क्या मतलब है। अच्छा, प्रैक्टिकल भी इसका समझ लो आप कि आइसोथर्मल कैसे रख सकते हैं। आइसोथर्मल मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम उसे हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा सर, ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है अगर हम जो पिस्टन है और जो कंटेनर है उसको कंडक्टिंग वॉल्स बना दें। सोचो आप कंडक्टिंग वॉल्स बना देंगे तो बाहर की सराउंडिंग के साथ हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा ही नहीं। समझ आ रहा है, तो टेम्परेचर वैसे नहीं बढ़ेगा। तो जब भी आइसोथर्मल पकड़ना हो तो क्या रखना है, वॉल्स को देखना है कि कंडक्टिंग है कि नहीं। अच्छा, जब आइसोकोरिक रखना है तो आइसोकोरिक मतलब कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको ये तभी होगा जब पिस्टन क्या होगा, मूव नहीं करेगा, फिक्स होगा पिस्टन। तो आपका जो वर्क का फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन पी डीवी। ये डीवी जो है वो जीरो होना चाहिए आइसोकोरिक के लिए। टोटल वॉल्यूम जीरो होने से कोई फर्क नहीं होगा, स्मॉल मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो देखो कुछ लोग इसको आइसोकोरिक समझ लेते हैं, ध्यान से समझना, ये आइसोकोरिक नहीं है। ये आइसोकोरिक नहीं है कि आपने पहले एक्सपैंड किया और देखो कंप्रेस किया। आप इसका वर्क देखो, इसका वर्क जीरो नहीं आता है ना। देखो एक्सपेंशन का एक अलग वर्क आ रहा है ना, और कंप्रेशन का देखो एक अलग वर्क आ रहा है। देखो और देखो नेटवर्क ये बच रहा है, ये आपका नेटवर्क बच रहा है। जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जो होता है वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, याद रखिएगा। तो ये तभी पॉसिबल है। तो ये आइसोकोरिक नहीं हो सकता, मतलब ये जरूरी है आइसोकोरिक प्रोसेस में कि पिस्टन मूव ना करे। यहाँ देखो पिस्टन मूव करके वापस सेम वॉल्यूम पे आ रहा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम फाइनल इनिशियल सेम होना जरूरी नहीं है, पिस्टन का मूव करना जरूरी, पिस्टन का नहीं मूव करना जरूरी है। तो आइसोकोरिक में जो वर्क आता है वो जीरो आता है। हम और भी चीजों पे बात कर सकते हैं आइसोकोरिक में। मान लीजिए इंटरनल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NFR∆T/2 होती है। क्योंकि आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर ही चेंज होगा। तो अगर मैं चेंज करता हूँ तो सिर्फ यही तो चेंज होगा। तो आप देखिए मैं NR∆T को अगर जरूरत पड़े तो इससे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप बाद में कर पाए। ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भाई Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, और W वैसे जीरो है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है फॉर व्हाट, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाती हैं जो आपको याद रखनी है। अब है आइसोबैरिक प्रोसेस। दिस द प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोबैरिक व्हेन द प्रेशर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा, जब पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे, उसमें कोई प्रेशर ही जनरेट नहीं होने देंगे गैस में, तो वो प्रेशर कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो फ्रीली पिस्टन मूव कर रहा है, एक्सपैंड तो अभी भी कर रहा है लेकिन फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है। तो आपका वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटीग्रेशन पी डी वी है, वी इनिशियल से वी फाइनल।
प्रेशर आपका बाहर आ जाएगा, dV, V इनिशियल से V फाइनल, तो ये हो जाएगा PV, V इनिशियल से V फाइनल, तो हो जाएगा P V फाइनल माइनस V इनिशियल, और ये हो जाएगा P डेल्टा V। तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। अगेन डेल्टा U का फॉर्मूला आप यहां से बना सकते हैं, NFR डेल्टा T/2, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसका टेम्परेचर वाला। हमें पता है PV इक्वल टू NRT में, अब हमने बोल दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन बन जाएगा, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। देखिए अब आप NR डेल्टा T को P डेल्टा V से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये जाएगा P डेल्टा V इंटू F। अच्छा F पीछे भी रह गया है ना, F यहाँ भी आएगा, ठीक है ना, ठीक है, बाई 2, ये डेल्टा U आ गया। और अब हीट का फॉर्मूला तो आप निकाल ही सकते हैं, वर्क का फॉर्मूला भी आपको पता है, आपको डेल्टा U का भी फॉर्मूला पता है, तो आप देखिए दोनों को रखेंगे तो P डेल्टा V कॉमन आ जाएगा दोनों से, इसलिए मैंने चेंज कर दिया आपके लिए, 1 + F/2 आ जाएगा। देखो हीट भी गैस पे डिपेंड करती है, गैस के टाइप पे डिपेंड करती है। आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग थी ना तीनों गैस के लिए। द नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक जो प्रोसेस है काफ़ी यूनिक है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तो तीनों ही चेंज होते हैं, लेकिन इसमें एक फोर्थ क्वांटिटी है जो हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं चेंज होने से, या जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सचेंज होने से, अगर हम सही तरीके से कहें। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबेटिक व्हेन देयर इज नो हीट इज अलाउड टू पास आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब हम अगर इस पूरे सिस्टम, तो ये भी बड़ी यूनिक बात है, अगर हम इस पूरे कंटेनर को नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग बना दें, तो आप देखोगे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों ही एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हम ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये कभी इनपुट की तरह से नहीं होगी, क्योंकि हीट का तो एक्सचेंज हम कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि एडियाबेटिक है। तो इसमें मेनली एक्सटर्नल तरीके से ये हो रही होती है, एक्सटर्नल फ्रेश फोर्स जो है वो पिस्टन को मूव कर रहा होता है टूवर्ड्स द गैस। तो इसमें क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों ही चेंज हो रहे हैं, तो हमारी PV इक्वल टू NRT वैलिड तो है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है वर्क कैलकुलेट करने में। क्यों? क्योंकि आप देखो जो वर्क को हमें रिप्लेस करना होगा तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ना हम उसको NRT/V से रिप्लेस कर, किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि तीनों चेंज हो रहे हैं। तो एक्चुअली में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 3 नए रिलेशन होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। वो है प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, देखिए आप, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन ये होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन ये होता है, और प्रेशर टेम्परेचर में ये होता है। तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। यहाँ पे एक नया फैक्टर आपको दिख रहा होगा जो दिख रहा है गामा। बेसिकली गामा जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1 + 2/F। तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 + 2/F, ये होती है गामा की वैल्यू। और भी एक नया तरीका है गामा को देखने का कि उसको आप Cp/Cv से भी देख सकते हैं। मैं समझाऊंगा आगे चैप्टर में Cv क्या होता है। हीट कैपेसिटी ही है लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट। तो हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ी थी ना, जो एक यूनिट ग्राम ऑफ मास के टेम्परेचर को बढ़ाने में हीट लगती है, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये उसका रेशियो भी होता है गामा। एक्चुअली ये रिलेशन वहीं से आए, लेकिन ये याद रखना आपके लिए ज्यादा आसान हो क्योंकि मैंने अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा दिया आपको। तो आप ये सीधे गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक। मतलब हर मोनोएटॉमिक गैस का गामा सेम होता है, हर डायटॉमिक गैस का गामा सेम होता है। ऑल्दो पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की जो वैल्यू अलग अलग है, और गामा की वैल्यू प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और गामा की वैल्यू गिवन होगी इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए हमने क्या करा, हमने प्रेशर को इस इक्वेशन से उठा लिया। हमने क्या करा, इस यहाँ पे कांस्टेंट को K मान लिया, ठीक है, और यहाँ से प्रेशर की वैल्यू लिखी। प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स से K/V की पावर गामा। तो हमने यहाँ पे K/V की पावर गामा लिख दिया। K कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, V की पावर माइनस गामा हो गया। V की पावर माइनस गामा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस गामा प्लस 1/- गामा प्लस 1। तो 1 - गामा लिख दिया मैंने, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। मैंने क्या किया, मैंने जब इसकी वैल्यू रखी V फाइनल और V इनिशियल की, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी कि V की पावर माइनस गामा प्लस 1 को अलग अलग कर लिया। देखो कैसे, देखो मैंने V की पावर माइनस गामा प्लस V की पावर F को अलग अलग कर लिया।
ऐसे ही मैंने v की पावर माइनस गामा और v को अलग अलग कर लिया। यहाँ +1 था ना, तो उसको मैंने सेपरेट आउट कर लिया और k का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, नीचे 1 माइनस गामा। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि देखो ये टर्म मुझे ऑलरेडी पता है क्या है। देखो आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये v की पावर माइनस गामा हो जाएगा, तो k v की पावर माइनस गामा क्या है, मेरा p है। लेकिन अब वो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, याद रखना। तो अगर ये इनिशियल v है तो ये इनिशियल p बनेगा, लेकिन ये फाइनल है तो ये फाइनल p बनेगा, और ये वाला इनिशियल p बनेगा। देखो फॉर्मूला क्या बन गया, p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला बना। इसी को हम और अच्छे से लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि ये डेल्टा pv हो जाएगा, और आप चाहो तो अब डेल्टा pv को nr डेल्टा t लिख सकते हो, तो ये nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस गामा भी हो जाए, क्योंकि भाई दोनों ही चेंज हो सकते हैं ना आइडियल गैस इक्वेशन में। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते थे इसको, है ना, कि डेल्टा पीवी का मतलब क्या है, आप देखो डेल्टा पीवी का मतलब है कि दोनों ही चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हम इस तरीके से लिख सकते थे, है ना। फाइनल के लिए आता पीवी इक्वल टू एन आर टी फाइनल, एन आर टी इनिशियल, तो देखो एन आर डेल्टा टी बन गया, है ना, अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, और हमें क्या पता है इसके बारे में कि क्यू तो जीरो है। तो हमें इंटरेस्टिंग बात पता है, अगर क्यू जीरो है तो क्यू तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू भी होता है, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो माइनस डेल्टा यू के इक्वल आ जाती है। देखो हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे, हमें पता था ये क्या आता है, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, यही आता है। और आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ होता है। तो देखो हम निकालते हैं 2 अपॉन एफ की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस 1, या फिर एफ की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन गामा माइनस 1, है ना। तो अगर मैं इस एफ की वैल्यू को यहाँ रख दूँ, देखो आप, तो ये जाएगा माइनस एन 2 आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, और नीचे भी एक 2 है, 2 से 2 कट गया, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ गया, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, जो कि यहाँ से भी आ रहा है। देखो आप एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आया, मतलब आप चाहते तो वर्क का फॉर्मूला सीधे यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो ये कनेक्शंस अगर आपके बनने लगेंगे दिमाग में, तो थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका था निकालने का, एक तो ये सिंपल तरीका था, सीधे हमें पता है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्यू जीरो होगा तो वर्क इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला मैंने आपको देखो हर जगह यूज होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला वो याद करवा रखा है, ये रिलेशंस मैंने आपको याद करवा रखे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट हमें आइडिया लग जाए, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ 5 ग्राम ऑफ आइस चेंजेस, तो 5 ग्राम ऑफ आइस की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी अगर हम उसको 0 डिग्री मतलब आइस से 5 ग्राम पानी में कन्वर्ट कर देंगे। मेरे हिसाब से यही तो कर रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, अच्छा चेंज इन वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना है। मतलब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में सोचें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि भाई अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वर्क तो जीरो हो गया। मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो एक्चुअली हीट के इक्वल ही है, और हीट गिवन के इक्वल है। और आपको पता है अगर ये स्टेट चेंज करने वाली हीट है तो इसको m इंटू एल एफ लिखते हैं, याद है पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो मास है आपका 5 ग्राम, आइस की एल एफ मतलब 80 कैलोरी पर ग्राम, तो कितना आ गया 400 कैलोरी की इंटरनल एनर्जी जनरेट होगी, है ना, पॉजिटिव में जनरेट होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपने हीट दी है पिघलाने के लिए। तो देखो उसने सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, वॉल्यूम चेंज होता नहीं है जब स्टेट चेंज होता है, तो वर्क कुछ होगा नहीं, है ना, लेकिन सिर्फ ये होगा। तो देखो ये वो पॉइंट होता है जब क्या होता है, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, अभी भी वर्क होना स्टार्ट नहीं होगा। वर्क तब होगा जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर वो स्टीम का एक काइनेटिक एनर्जी वर्क की तरफ जाएगा। चलिए, अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 2 into 10 की पावर 5 पास्कल possesses a volume of 1.2 meter cube. Find the amount of work to expand the gas isothermally till its volume becomes 6 m cube. तो इस क्वेश्चन को करिए आप। सिर्फ ln की वैल्यू निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ। देखो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, एन आर डेल्टा टी अप ln v2 बाई v1। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने देखा नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे दिया ही नहीं है, लेकिन मुझे प्रेशर और वॉल्यूम दिया है इनिशियल। तो मैंने क्या करा, एन आर टी, अभी तो किसी पॉइंट का टी हो सकता है ना, तो मैंने इनिशियल टाइम ले लिया। अगर इनिशियल टाइम लूंगा तो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम ले सकता हूँ। मैं फाइनल टाइम भी ले सकता था, है ना, फाइनल टाइम लेता तो फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम लेता, लेकिन मुझे फाइनल प्रेशर नहीं पता, है ना, मुझे इनिशियल पता है। इनिशियल पता है तो मैंने इसको पी इंटू वी से रिप्लेस कर दिया, एल एन वी टू बाई वी वन कर दिया। प्रेशर कितना है, इतना दिया है। वॉल्यूम कितनी है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल रख रहा हूँ तो इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है और इनिशियल इतनी है, तो ये देखो कैंसिल हो गया।
12 पंजे 60 होता है, ये 5 आ गया। अब हमें ln5 की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी, जिसको हम कैलकुलेटर से ही निकाल पाएंगे। ये आपको एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ln5, ln कहाँ है इसमें भैया, अच्छा 5 का ln 1.6 आ रहा है, तो 1.609 1.61 ले लेते हैं, तो यह जाएगा 2.4। देखिए वर्क कितना आ गया आपका, 2.4 इंटू 10⁵ इंटू 1.6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे सीधे 2.4 को, तो ये 3.86 आ गया। तो रफली रफली आ रहा है 3.86 इंटू 10⁵ जूल्स आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपका सब कुछ देखो इसमें एसआई में दिया है, देखो मीटर क्यूब है ना, वहाँ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये पूरा जूल में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सब्जेक्टेड टू एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, द वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वासी स्टैटिक जो नाम है, ये क्या बताता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप गैस को ध्यान से देखें, तो गैस के 3 जो वेरिएबल हैं वो बड़े यूनिक वेरिएबल्स हैं। देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर आप कभी भी एक गैस में कोई भी वेरिएबल चेंज करेंगे, तो हर मोमेंट पे उसके तीनों वेरिएबल चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर आप किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे ना जब उस इंस्टेंट पे आप रुक पाएंगे। आप मूविंग कॉन्टिन्यूटी में तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में तो ग्रेडियंट की तरह चेंज होते रहेगा प्रेशर, मतलब एक कॉन्टिन्यूम में चेंज होता रहेगा। तो सिर्फ उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए या हर स्टेट पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट मानने के लिए कि वहां हम रुक सकें और आराम से कैलकुलेशन कर सकें, इसलिए हम प्रोसेसेस को कैसे करते हैं, आज तक जो भी हम प्रोसेस पढ़ रहे थे वो सारी कैसे करते हैं, एडियाबेटिक को छोड़ के। सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस जो क्वासी स्टैटिक नहीं होती, वो कैसे करते हैं, क्वासी स्टैटिक तरीके से करते हैं। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है, व्हेन गैसेस आर टेकन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द वेरिएबल चेंजेस रैपिडली ड्यूरिंग the process, and to conclude things at very instant becomes difficult. So while considering each process, we consider it to be conducted infinitely slow, so that each point can be taken as stable equilibrium state. तो हम उसको बहुत स्लो करते हैं, तो जब भी प्रोसेस को बहुत स्लो किया जाए तो उसे क्वासी स्टैटिक कहते हैं। इसका क्वेश्चन के बनाने पे कोई फर्क नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए कि जितनी प्रोसेस आप अभी पढ़ के आए हैं वो सारी क्वासी स्टैटिक है, सिर्फ एडियाबेटिक को छोड़कर। एडियाबेटिक करने के लिए आपको प्रोसेस को बहुत फास्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक इज अबाउट नॉट लूजिंग द हीट, और अगर आप स्लो करेंगे भाई तो हीट लूज होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, चाहे फिर कितनी भी नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग वॉल हो, ठीक है। तो उसको छोड़ के सारी प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक को छोड़ के सारी प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होती है। अब हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो हमने पढ़ा था कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पढ़ते हैं, वो क्या था, वो था हीट रिक्वायर्ड बाय n मोल ऑफ गैस या एनी बॉडी फॉर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब एक्चुअली में n मोल नहीं था, वो था फॉर 1 मोल और एंड 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज, है ना। तो हमने क्या करा, टोटल हीट निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ मोल और टोटल से डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मोलार हीट कैपेसिटी मिल गई, मोलार स्पेसिफिक हीट मिल गई एक्चुअली में, या मोलार हीट कैपेसिटी भी हम इसे कह सकते हैं। अब अगर हम 1 मोल के लिए सोचें, है ना, अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, फॉर 1 मोल ही हम अगर फिक्स कर दें, ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक हीट का या मोलार स्पेसिफिक हीट का सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाता है Q/ΔT। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो यही फॉर्मूला आप 2 नए रूप ले सकता है। कैसे 2 नए रूप ले सकता है, देखो यही फॉर्मूला आपके 2 डिफरेंट रूप ले सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कैसी प्रोसेस करते हो। अगर आप इसी प्रोसेस को, इसी चेंज टेम्परेचर के चेंज को एट कांस्टेंट प्रेशर करते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर करते हो, आइसोबेरिक तरीके से करते हो, तो आपको पता है C की वैल्यू Q/ΔT तो आएगी, है ना। लेकिन अब ध्यान से देखना, आप Q की वैल्यू क्या लिख सकते हो आइसोबैरिक में, अब हमें उस पे जाना पड़ेगा। तो आइसोबैरिक में Q की वैल्यू क्या आई थी, देखिए आइसोबैरिक में Q की वैल्यू आई थी P∆V इंटू 1+2/F। क्या आई थी, P∆V इंटू 1+2/F या F/2, 1+P∆V इंटू 1+F/2।
ठीक है। और आपको पता है आप डेल्टा टी को चाहो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, आइसोबैरिक है ना, तो इसको लिख सकते हो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा, देखो हो जाएगा पी डेल्टा वी अपॉन एन आर, जाएगा पी डेल्टा वी अपॉन एन आर। तो यहाँ से आप देखो सी एट कांस्टेंट प्रेशर की क्या वैल्यू आपको मिल गई, वो मिल गई पी से पी कट गया, डेल्टा वी से डेल्टा वी कट गया भाई, एन आर ऊपर आ गया, वो आपको मिल गई एन आर इंटू 1+f/2। ये देखिए आप, ये आती है सीपी की वैल्यू, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑल्दो हर गैस के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अलग आएगी, लेकिन ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। मतलब आपको समझ आ रहा है, गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे एक अलग हीट चाहिए होती है पर मोल, और अगर इसी को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते, इसी को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते, एट कांस्टेंट वी कैलकुलेट करते, तो क्या होता देखना आप जरा। तो सी की वैल्यू ये तो आपको पता ही है, 1 मोल के लिए इतनी आ रही है, और आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क तो 0 होता है, तो क्यू पूरा इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, तो ये इंटरनल एनर्जी अपॉन 2 होगा, सॉरी डेल्टा टी होगा। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 अपॉन डेल्टा टी। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आ जाता है, वो आ जाता है एन आर बाई 2 इंटू एफ। ये देखिए ये आ गया आपका सी वी, ये आ गया आपका सी वी। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अलग होता है सेम गैस के लिए, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अलग होता है। मोलार स्पेसिफिक हीट की बात चल रही है, मोलार हीट कैपेसिटी की बात चल रही है। इसी हीट कैपेसिटी के रेशियो को हम गामा कहते हैं, देखिए, जिसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी सीपी अपॉन सीवी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर इंटू 1+f/2, और ये जाएगा एन आर एफ अपॉन 2। तो एन आर से एन आर कट गया, f/2 से इसको डिवाइड देते हैं, तो सी पी अपॉन सी वी की वैल्यू, जिसको हम गामा भी लिख सकते हैं, जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं या गैस कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ये आ जाएगा देखो 1+f/2। इसको अलग अलग डिवाइड कर दो f/2 को, तो ये 2/f बन जाएगा, और यहाँ पे 1 बन जाएगा। ये देखो ये रिलेशन मैंने आपको लिखवाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, गामा इज इक्वल टू 1+2/f होता है, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। देखिए उसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है इतनी, कांस्टेंट प्रेशर कितनी होती है इतनी, इन दोनों के रेशियो को ही कहते हैं गामा, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी हमने रिलेशन निकाल लिया। तो यहाँ से हमें स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिली। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 0.016 kg ऑफ ऑक्सीजन टू रेज टेम्परेचर बाय 22 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। कितनी हमें हीट देनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें पता है भाई, अगर हीट की बात करनी है तो हमें नंबर ऑफ मोल के हिसाब से हम ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं हीट का, हमें पता है एन सी डेल्टा टी, बस कांस्टेंट प्रेशर तो यहाँ सी पी आ जाएगा। अच्छा सी पी की वैल्यू अपन को दे ही रखी है, तो हमें नंबर ऑफ मोल से निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सी पी कितना है 3.5, आर कितना है 8.3, अभी आर ही लिख लेते हैं, इंटू डेल्टा कितना है, देखो डेल्टा टी है 22, मास कितना है भाई, मास है आपका 0.016, मोलर मास कितना है आपका 32, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 0.016 32 इंटू 7 इंटू 11, मैंने क्या करा यहाँ से 2 बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया, और 8.3 हो गया ये, ठीक है। इसको आप करिए 16 टू 16 दूनी 32, और ये जाएगा 0.0 मेरे हिसाब से 1, सही है क्या, नहीं रुक जाओ, इसको एक काम करो, इसके 3 0 हटाओ भाई यहाँ से, फिर करो इसको, 1 आ गया ये, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर है। तो 77 इंटू 8.3/2, 77 इंटू 8.3/2, जस्ट गिव मी अ मिनट, हमारा टाइम सेव होगा। यहाँ पे मैं इसलिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। 7 इंटू 11 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 319.55 अपॉन 1000, या फिर 0.319, तो 0.32 जूल्स आपकी हीट आ जाएगी। जूल में ही आंसर आएगा, बिल्कुल जूल में आंसर आएगा।
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जी पर मोल, ठीक है, केजी। अच्छा, एक छोटी सी बात, यहाँ पे केजी में था, आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो इंटू 10⁻³ भी करना हो, क्योंकि आपने जो मोलिकुलर मास लिया होता है वो ग्राम में होता है, तो एक्चुअली में ये इतना ही आ जाएगा, इंटू 1000 और आ जाएगा यहाँ पे, 319.55 जूल ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो मोलिकुलर मास होता है वो ग्राम्स में होता है। ठीक है, ये ग्राम्स में होता है, वो केजी में था तो उसको हमें चेंज करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फाइनली हम अपने सेकंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे हमें साइक्लिक प्रोसेसेस की बहुत बात करनी है। साइक्लिक प्रोसेस की हम क्यों बात करते हैं? साइक्लिक प्रोसेस की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है ना, अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है तो कहीं ना कहीं वो हमें एक मौका देती है बार बार अपने आप को रिपीट करवाने का। और रिपीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, रिपीटिंग प्रोसेस में अभी हम आगे देखेंगे कि एफिशिएंसी जब भी हम निकालेंगे किसी भी चीज, किसी इंजन की हम जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो काफी हेल्पफुल होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में कुछ नहीं है, वही वेरिएबल अगर बार बार आपके अचीव हो रहे हो, वही स्टेट बार बार अचीव हो रहे हो आफ्टर सम टाइम, तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। तो ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम हो गई, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया, ये हमारा इनिशियल प्रेशर हो गया, ये हमारा फाइनल प्रेशर हो गया। ठीक है ना, तो देखिए ये रिपीट हो रहा है, बार बार बॉडी अपनी इनिशियल प्रेशर पे आ रही है, इनिशियल वॉल्यूम पे आ रही है। तो इंटरेस्टिंग बात है साइक्लिक प्रोसेस में, इनकम्प्लीट साइकिल, एक इंटरेस्टिंग बात हम लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट साइकिल। सोचिए अगर हम सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पे वापस आ रहे हैं, हम इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर चल के एक फाइनल पे जा रहे हैं, लेकिन फाइनल से चल के वापस यहीं आ जा रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा यू साइकिल जो होगा वो कितना आएगा? सोचिए आप, तो एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 आएगा, लेकिन भाई टेम्परेचर तो आप साइकिल में सेम पे ही आ गए वापस, तो जीरो होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक साइकिल में जो नेट इंटरनल चेंज इन एनर्जी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि बार बार सेम स्टेट अचीव हो रहा होता है, स्टेट पे ही आपकी डेल्टा यू डिपेंड करती है। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो क्यू जो होता है वो हमारा डब्ल्यू के इक्वल आ जाता है, काइंड ऑफ लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन आइसोथर्मल ये है नहीं, ये ड्यू टू साइक्लिक प्रोसेस है। ये एक साइकिल की बात करेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। देखो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ बड़े सिंपल है। पहला लॉ कहता था कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी, दूसरा लॉ कहता था कि जैसे हीट फ्लो होगी तो इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट होगी, तीसरा लॉ ये कहता है कि ये जो पहला लॉ है ये पूरा सही नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि हीट जब आप देते हैं और वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और वर्क करती है, ऐसा कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट, कोई ना कोई पार्ट ऑफ हीट आपकी लॉस भी होगी, कोई ना कोई पार्ट आपकी हीट लॉस भी होगी। तो यही कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। केल्विन प्लैंक ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from the reservoir and complete conversion into work। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा कोई ना कोई लॉस तो होगा ही होगा, जो हमें पता है, जो मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि माइलेज जितना भी वो बताते हैं उतना कभी देती नहीं गाड़ी। क्लॉसियस ने इसी को अलग तरीके से कहा था कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from cooler to hotter object। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हीट जो है, जो आपने दी है, वो वापस आपको मिल जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे फॉर एग्जांपल, जो कि लॉजिकली ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट के कारण, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वेसल है आपके पास और आपने उसे गर्म किया, है ना, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा वो हीटेड यहाँ होगा, फिर थोड़ा कम हीट यहाँ होगी, फिर थोड़ी कम हीट यहाँ होगी। अगर मैं इस गैस को अब हटा दूं तो क्या ऐसा होगा कि ये जो हीट है वो वापस इस जगह आ जाएगी, जहाँ से गई है वहीं ट्रैवल कर जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। रिवर्स फ्लो ऑफ हीट पॉसिबल कभी भी नहीं है। कभी भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं हो सकती, हमेशा वो हाई से लो ही टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो सकती है नेचुरली। लो से हाई पे फ्लो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा उस पर वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है, रेफ्रिजरेटर में अंदर का टेम्परेचर कम होता है और आपको वहीं से हीट निकालनी होती है, तो इसलिए बिल आता है उसका ना। जबकि ऑब्वियसली बात है इंजन को भी चलाने में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वो एक लॉजिकल थर्मोडायनेमिकल वे से आप उसको चला रहे हैं।
रेफ्रिजरेटर में तो पूरी प्रोसेस ही उल्टी है, आपको उल्टा हीट को खींचना है, हीट देनी नहीं है, हीट को लेना है सिस्टम से। वो अपने आप पॉसिबल नहीं है, वो आपको एक्सटर्नल वर्क के थ्रू ही होगा। तो नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल। तो या तो आप इस तरीके से देख लें कि लॉस के बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ऐसा है ना, यहाँ जब जाएगी तो कुछ ना कुछ यहाँ लॉस हो ही जाएगा, तो कंप्लीटली अपने इनिशियल स्टेट में बॉडी कभी भी नहीं आ सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस और सेकंड लॉ को दिमाग पर रखें तो अब हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो दुनिया में रेयरली ही कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब जैसे ये देखो, ये वाली प्रोसेस, यहाँ पे हमने इसको गर्म किया, अब ये गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, इसकी ये रिवर्सिबल कब होती? जब ये यहाँ से वापस हीट यहाँ जाती। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हीट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई एक फ्यूल ली, जैसे आपने पानी लिया, उसको गर्म किया, ठीक है, अब गर्म किया तो वो गर्म होने में यूज हो गई हीट। अब अगर आप पानी की गैस बंद कर दे तो ऐसा होगा क्या कि पानी ठंडा होगा और वापस हीट को वहीं पे जो भी गैस है उसके फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे देगा? ऐसा नहीं होगा। तो जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है वो रिवर्सिबल होना रेयर ही उनकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई गैस है वो इस रूम में लीक हो जाती है, तो क्या आप उस गैस को वापस, लीक को वापस कलेक्ट कर सकते हैं क्या उस कंटेनर में? बिल्कुल कर सकते हैं। सक्शन पंप लगाइए, वापस उसको कनेक्ट कर लीजिए, तो वो प्रोसेस पॉसिबल है। दैट प्रोसेस इज पॉसिबल, बट देयर आर फ्यू प्रोसेसेस जो इरिवर्सिबल होती हैं, और थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस लार्जली इरिवर्सिबल ही होती हैं। तो फाइनली ये हमने इसलिए समझा क्योंकि हमें इंजन्स को समझना था। हमें किसको समझना था? इंजन को समझना था। और इंजन क्या करते हैं? तो जो इंजन मैंने बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझाया, जो हीट लेता है और वर्क देता है, अब उसी के हम उसके डिस्क्रीट कंपोनेंट के टर्म्स में उसको हम देखने वाले हैं कि इंजन क्या करता है। देखिए जो इंजन है वो क्या करता है? मशीन, इंजन इज अ मशीन दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क। वो क्या करता है? हीट इनटू यूजफुल वर्क, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो इंजन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सोर्स, जो कि T1 टेम्परेचर पे होता है। दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस, जैसे सिंपल सा अगर हम इवन कोई भी इंजन सोचे तो उसमें फ्यूल जब अपने वेपर स्टेट में आता है तो उसी को हम वर्किंग सब्सटेंस कह सकते हैं। स्टीम इंजन में पानी वर्किंग सब्सटेंस होता है। स्टीम इंजन आपने देखे होंगे ना, जिसमें स्टीम को एज अ गैस यूज करते हैं। जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें पेट्रोल एज अ वर्किंग सब्सटेंस, या पेट्रोल से बनने वाली वेपर वर्किंग सब्सटेंस होती है। तो अलग अलग इंजन में अलग अलग वर्किंग सब्सटेंस होते हैं और एक सिंक होता है। अब देखो काम कैसे करता है। जैसे आप स्टीम इंजन का सोचते हैं कैसे काम करते हैं, तो स्टीम इंजन में हम क्या करते हैं? कोयले से जलाते हैं आग, तो वो जगह हो गई सोर्स जहाँ पे आग जल रही है। अब वो आग क्या करती है? पानी को गर्म करती है, तो सोर्स से हीट फ्लो करती है वर्किंग सब्सटेंस की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? पानी गर्म होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब यही स्टीम क्या करती है, क्योंकि ये हाई थर्मल एनर्जी रखती है, तो ये पिस्टन को ऊपर मूव करती है, और पिस्टन या यही स्टीम, इसी स्टीम से हम टरबाइन को घुमा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंजन को चला सकते हैं। मतलब यही वर्किंग सब्सटेंस हमें क्या देता है? हमें वर्क देता है। हमें क्या देता है? वर्क देता है। और क्या सारा का सारा हीट जो हमने प्रोड्यूस किया कोयले से, वो पानी गर्म होकर सारा का सारा वर्क में चला गया? नहीं, कुछ हीट ने उसके पतीले को गर्म किया, कुछ हीट ने पाइप को गर्म किया जिसका हमने कोई यूज नहीं किया, तो उस हीट को हम बोलते हैं लॉस ऑफ हीट। तो वो हम मान लेते हैं वो कहाँ चलेगी? सिंक में चलेगी। सिंक मतलब जहाँ पे जितनी भी लॉस हीट है वो चली जाती है। तो ये है एक बेसिक फॉर्मेट ऑफ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेट ऑफ इंजन, कि भाई सोर्स से हीट बनती है, वर्किंग सब्सटेंस में जाती है और सिंक में वो गिर जाती है जो बच जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें कि भाई क्योंकि हीट का फ्लो नेचुरली इस तरफ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको इसको हाई और इसको लो रखना पड़ेगा, सो दैट थर्मोडायनेमिक्स हमें सपोर्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हमने हीट दी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क और Q2 में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से हम वर्क भी निकाल सकते हैं जो कि Q1 माइनस Q2 होता है, जो कि Q1 माइनस Q2 होता है। ठीक है, अच्छा, इतनी बातों के बाद हमें और क्या याद रखना है? हमें एक चीज और याद रखनी है कि भाई अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताओ ये जो इंजन है कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब ये होता है एफिशिएंसी कितनी है इसकी। तो एफिशिएंसी मतलब होता है कि भाई आउटपुट वर्क कितना मिल रहा है आपको। ये बताओ आप आउटपुट वर्क कितना मिल रहा है आपको इनपुट हीट पे, है ना।
ये भी कोई ना कोई आपसे पूछ सकता है निकालने को। तो देखो बड़ा सिंपल है, इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आउटपुट वर्क कितना है, W है। इनपुट हीट कितनी है बताओ, इसमें से Q1 है इनपुट हीट, Q1 ही इनपुट हीट है। अच्छा वर्क को मैं, अगर मेरे को कभी वर्क ना दिया जाए, हीट सी दी जाए, तो मैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी निकाल सकता हूँ। तो ये फॉर्मूले में आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी बेसिकली होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, कितने इनपुट में कितना आउटपुट आपको मिल रहा है। नॉर्मली जो एफिशिएंसी होती है वो, जैसे बहुत पुराने जब इनिशियली इंजन्स बने तो उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती थी, 30-40% होती थी, मतलब 60% हीट जो है वो सिंक में लॉस हो जाती थी। और इसी एफिशिएंसी के बढ़ाने के जो एक सिनेरियो को हमने जब आगे बढ़ाया, तो एक स्पेशल टाइप का इंजन हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है, इसे हम कहते हैं कार्नोट इंजन। तो सर्ट कार्नेट करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस डिफाइन की। मतलब उन्होंने क्या देखा, पहले उन्होंने देखा कि यार ये जो वन वे प्रोसेस है ना, एक तो ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि वन वे प्रोसेस हमने अभी देखी थी कि इरिवर्सिबल होती है। तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस रखें तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, वापस सेम स्टेट में आके एटलीस्ट इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो कर सकते हैं। तो उसमें हम इंटरनल एनर्जी वाली चीज़ तो बचा सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइप के इंजन बनाए, लेकिन सबसे फेमस जो इंजन है दैट इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन। इसको अब हम देखने वाले हैं। चलिए, तो लेट अस लुक एट व्हाट इज कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन इज अ साइक्लिक प्रोसेस बेस्ड इंजन, एक स्टैंडर्ड साइकिल, बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस से एक्सपेरिमेंट करके साडी कार्नेट ने एक फिक्स्ड एक साइकिल को बहुत सारे हिट एंड ट्रायल के बाद देखा कि अगर हम इस तरीके से अपने इंजन को घुमाएं, मतलब इंजन को एक्सपैंड, मतलब जो देखो इंजन के अंदर सिलेंडर्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो इस तरीके से करें तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्राइव करेंगे अपने हीट इंजन से। तो देखते हैं कि वो क्या साइकिल्स हैं। तो ये आपका इनिशियल स्टेट होगा, ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 3 और ये होगा आपका 4, ऐसे ही रिपीट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है सबसे पहली, ये होती है आइसोथर्मल। तो सबसे पहली प्रोसेस आपको कैसी करनी है, आइसोथर्मल करनी है। ये जो दूसरी प्रोसेस ये होती है एडियाबेटिक। हम मान लेते हैं आइसोथर्मल किसी T1 टेम्परेचर पे हो रही होगी। अच्छा, ये तीसरी प्रोसेस जो है अगेन आइसोथर्मल है, मान लेते हैं किसी T2 टेम्परेचर पे हो रही होगी, और ये आपकी एडियाबेटिक है फिर से। तो ये आपको चारों प्रोसेस याद रखनी है कि ये फ्लो होता है किसमें, ये फ्लो होता है हमारे कार्नोट इंजन में। ठीक है, एडिया है, यहाँ एडिया लिख देता हूँ बस। अच्छा, यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि भाई ये आपका P1 है फॉर एग्जाम्पल, है ना, या PA है, ये आपका P2 हो जाएगा मान लेते हैं, या PB हो जाएगा, ये आपका P3 हो जाएगा, और ये आपका P4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका V1 है, यहाँ पे आपकी V2 होगी, ये आपकी V3 होगी, और ये आपकी V4 होगी। ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी दो ही चीज़ें बोली जाएंगी हमसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सारे इंडिविजुअल वर्क का एडिशन कर दें, क्योंकि इसका एरिया निकालना मुश्किल होगा इस स्ट्रक्चर का, तो हमें सीधे वर्क निकालने पड़ेंगे। तो पहला कैसा है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल क्या कहता है, nRT1 ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो V फाइनल कितना है, V2 बाई V1। अच्छा, एक और आइसोथर्मल कौन सा है, C से D है। तो फिर से nRT2 ln V फाइनल, देखो C से D में V फाइनल V4 है, तो V4 अपॉन V3। बाकी एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक आपको पता है कि क्या होता है भाई, बड़ा सिंपल है, P फाइनल V फाइनल, तो P2 V2 माइनस P1 V1, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, NFR डेल्टा T बाई 2 से भी कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ T2, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, NFR डेल्टा T बाई 2। यहाँ पे डेल्टा T क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा T आएगा आपका, हाँ, T2 माइनस T1, है ना। क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे वर्क इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाता है ना। याद करो, हीट तो जीरो है एडियाबेटिक में, तो वर्क इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, और ये मैंने डेल्टा यू का फॉर्मूला लिख दिया, NFR डेल्टा T बाई 2। बस इसमें याद रखना यहाँ पे T2 होगा टेम्परेचर, और यहाँ पे T1 होगा, है ना। जैसे यहाँ पे वापस कितना टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे T2 ही रहेगा, और यहाँ पे T1 हो जाएगा। तो देखो, एक ये एडियाबेटिक में लिख दिया, अब इसे एडियाबेटिक के भी लिख देता हूँ। क्या आता है, माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
तो माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, NFR। अब मैं इसका लिख रहा हूँ, तो इसका फाइनल क्या हो गया, T1 माइनस T2, ये आ गया बाय 2। टोटल वर्क जब आप निकालने जाएंगे तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। देखो आप इसमें मल्टीप्लाई करो आप, तो देखो इसका सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। लेकिन क्योंकि ये दोनों देखो कैंसिल हो रहे हैं, देखो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो, T2 माइनस T1, ये प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया, तो देखो BC और DA कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका ये सीधे सीधे AB प्लस CD आ गया। तो एक तो आप ये निकाल सकते हैं, तो एक वर्क निकालने को बोले तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि भाई एफिशिएंसी बताओ क्या होती है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो अभी हमने निकाला था, वर्क डन अपॉन हीट गिवन। अब हीट गिवन कहाँ होगी ये देख लेते हैं, देखो ध्यान समझना। हमें पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ तो हीट जीरो है, इनमें तो हीट जीरो है, एडियाबैटिक में तो हीट जीरो ही होती है, तो यहाँ तो हीट का कोई रोल ही नहीं है। अब हमें पता है अगर इस जगह हम देखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये एक्सपेंशन हो रहा है। देखो एक्सपेंशन मतलब वर्क पॉजिटिव, देखो कैसे पकड़ते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे डेल्टा यू तो जीरो है, इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो है आइसोथर्मल में, वर्क पॉजिटिव है, तो हीट इज इक्वल टू वर्क होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वर्क की हीट गिवन होती है, मतलब ये जो हीट है Q1 वही हमारी हीट गिवन है। इसी को हम और सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हमें पता है ये क्या जाता है 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी आ जाता है। देखो अब तो हमें समझ आ ही गया ना कि हीट कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि भाई हीट गिवन Q1 है, वर्क W हो रहा है, टोटल वर्क की बात चल रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात चल रही है, और ये है आपका सिंक में Q2। तो याद रखना यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय गैस होता है, डन बाय गैस, तो पॉजिटिव वर्क लेना है यहाँ भी, और यहाँ भी पॉजिटिव हीट लेना है, और यहाँ पे नेगेटिव हीट लेना है। बस इतना सा सिनेरियो आपको समझ आना चाहिए। तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो देखो ये पॉजिटिव वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है, तो अगर मुझे वर्क के अप्रोच से जाना था तो मेरे को ये दोनों वर्क लेने थे बस, अगर वर्क के अप्रोच से जाना था। लेकिन मैं वर्क के अप्रोच से नहीं जाऊंगा, मैं तो Q2 बाई Q1 से चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई जो Q2 होगी, Q2 देखो Q2 ये वाली हीट है, इंटरनल एनर्जी तो जीरो ही है चेंज, तो Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधे सीधे W CD आ जाएगा मेरे हिसाब से, CD है ना, ये CD है ना, और जो Q1 है वो आ जाएगा WAB। चलो CD क्या है आपको याद होगा, nRT2 ln V4 बाई V3 होगा ये पक्का, देखो आप, है ना, ये देखो आइसोथर्मल, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका nRT1 ln V2 बाई V1। कर दो भैया इसको डिवाइड, तो Q2 बाई Q1 की वैल्यू क्या आ रही है, NR से NR कट गया, T2 बाई T1 आ रही है, और ln V4 बाई V3 और ln V2 बाई V1 ये आ रही है भैया। इसको एक काम करते हैं, क्वेश्चन 1 नाम देते हैं, इसको एक काम करते हैं क्वेश्चन 2 नाम देते हैं। एक और काम हम कर सकते हैं, एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं, वो ये कि हमें ये पता है कि प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम कह सकते हैं इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम पहली प्रोसेस के लिए। देखो आइसोथर्मल में यही होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू PV, nRT तो कांस्टेंट हो गया। दूसरे में क्या आएगा, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, ये भी कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक का फॉर्मूला लगा दिया हमने। थर्ड में क्या आएगा, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, और लास्ट में हम कर सकते हैं P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सबसे इजी हो जाएगा। जैसे ही मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो लेफ्ट में P1 P2 P3 P4 है, राइट में P1 P2 P3 में वो तो कैंसिल हो गए। लेफ्ट में बचा V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा, और यहाँ बचा V2 V3 की पावर गामा, V4 V1 की पावर गामा, ऐसा कुछ बचा। अब देखो जी, तो यहाँ पे आ गया V2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V4 की पावर अपॉन इंटू V4 की पावर गामा माइनस 1, ये आ गया। और यहाँ V1 की पावर गामा माइनस 1, आप ध्यान से देखना, और यहाँ आ गया V3 की पावर गामा माइनस 1, देखो मैच करो, है ना, यहाँ ले गए तो गामा माइनस 1 पावर होगी, और देखो सबकी पावर सेम है, सबकी पावर सेम है मतलब बेस भी सेम होंगे, तो V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3 आ गया। या फिर यहाँ से देखो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि V4 अपॉन V3, देखो V4 अपॉन V3 की वैल्यू V1 अपॉन V2 के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ।
बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू ना ये नेगेटिव आने वाली है। देखो ये नेगेटिव आने वाली है, ये यहाँ पे जो वैल्यू है आप ध्यान से देखना, ये नेगेटिव आने वाली है। ये वाली चीज क्यों नेगेटिव आने वाली? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है। देखो जो V2 है, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखो ये नेगेटिव आएगा, है ना। और यहाँ पे आप ऑलरेडी उस नेगेटिव का देखो, ये ध्यान से समझना, इसमें गलती नहीं करना। जो हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम है ना, ये वाली हीट जो है जो बाहर निकल रही है सिस्टम से, वो तो नेगेटिव आती है। और आप जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो इसमें ऑलरेडी कंसिडर्ड है नेगेटिव। अगर इसमें नेगेटिव कंसिडर्ड है तो आपको इसमें क्या रखना है, इसके पॉजिटिव पार्ट को रखना है। मतलब कि इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। कैसे चेंज कर लूंगा आप देखना, मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, मैं यहां पे नेगेटिव बाहर निकाल लूंगा। रुक जाओ, nRT2 ln V4/V3 था, मैं नेगेटिव बाहर निकालूंगा। जैसे ही लॉग में से नेगेटिव बाहर निकालूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो ln V3/V4 हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड हमने दिया था ना, तो इसको हम V3/V4 लिखना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि हमें नेगेटिव साइन तो ये बता ही रहा है कि लॉस है, तो हमें ये वाले पार्ट का ही रेशियो चाहिए एक्चुअली में। यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव कंसिडर है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना था। तो V3/V4, अब देखो क्या हमें ये समझ आ रहा है कि V3/V4 V2/V1 के इक्वल है। सर बिल्कुल समझ आ रहा है। मतलब कि देखो यहाँ से एक रिलेशन मिला हमें, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव कंसिडर, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं ना ये गिवन आउट ऑफ द सिस्टम है, तो यहाँ पे तो हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, तभी तो ये नेगेटिव साइन हमने पहले ही कंसिडर कर लिया। गिवन आउट के कारण ही तो नेगेटिव आया था, तो ये हम नेगेटिव कंसिडर कर चुके। तो मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव निकालने के बाद वाली वैल्यू रखनी है, उसका रेशियो जो हम निकाल रहे हैं। तो इस रेशियो से आप मैच करो, V4/V3 V1/V2 के इक्वल है, मतलब Q2/Q1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? आप ध्यान से देखो, T2/T1 के इक्वल मिल गई। ये सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए ट्रू है। ये सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए ट्रू है कि भाई जो हीट का रेशियो होता है वो टेम्परेचर का रेशियो भी आ जाता है। तो मैं सीधे इसको अब यहां रख देता हूं, दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 - T2/T1। ये कार्नोट इंजन का एक स्पेशल फॉर्मूला है, जो ये तो जनरल इंजन के लिए लगता ही है, लेकिन कार्नोट इंजन के लिए ये फॉर्मूला भी लग जाता है। ये डेरिवेशन ऑफ कार्नोट इंजन है, अगर आ जाए पेपर में तो ये करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है। बोर्ड में आ जाता है, स्कूल के एग्जाम में ये आ जाता है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब्स, अब देखो एब्जॉर्ब्स बोला, एब्जॉर्ब्स मतलब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से Q1 है ये, ठीक है। रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है? 127 डिग्री। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको केल्विन में अभी कन्वर्ट कर लो भैया, 400। रिजेक्ट्स Q2 कितना है भैया? 600, है ना। अब मैं ऑलरेडी नेगेटिव साइन फॉर्मूले में कंसिडर कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ 600 लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेट दी कार्नोट इंजन, कैलकुलेट दी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में सिर्फ आ जाएगा 1 - Q2/Q1, तो 1 - 600/1000, ठीक है। 4/10 या फिर 0.4 ऐसा आ जाएगा, या परसेंटेज में निकालोगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, है ना, रेशियो में, तो 40% की एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। सही है भैया, ठीक है। अच्छा, और क्या निकालने को बोला है? द टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो हमें पता है T1/T2, T2 निकालने को बोल रहे हैं, इज इक्वल टू Q1/Q2। अभी हमने रिलेशन देखा, T2 निकालने को हमसे बोला जा रहा है, तो वो आ जाएगा T1 × Q2/Q1। T1 कितना है? 400, Q2 कितना है? 600 अपॉन Q1 कितना है? 1000, ठीक है। तो T2 की वैल्यू मुझे लग रही है 240। कितनी लग रही है? 240 केल्विन। कम आना चाहिए था, देखो कम ही आया। और क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क। तो वर्क मुझे पता है क्या होता है, तो मुझे पता है जो Q1 हीट होती है वो वर्क और Q2 में चली जाती है। तो वर्क कितना आ गया? 1000 - 600 आ गया, तो 400 जूल का वर्क आपने किया होगा। सही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्या, जहाँ हम पढ़ने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक्चुअली गैसेस की ज़्यादा बेटर माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग लगती है। गैसेस के अंदर क्या चल रहा है, कैसे PV = nRT, ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है।
काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं।